नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश किसका होगा आजमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में चुनावी राजनीति काफी गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर यहां पर अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश कर रही है। वहीं बसपा इस सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने की तरफ देख रही है। भाजपा इस सीट को एक बार फिर अपने कब्जे में लाने की कोशिश में जुटी हुई है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव का गणित इस बार उलझता दिखाई दे रहा है। चुनाव में वोट 3 भागों में बंटना तय माना जा रहा है। ऐसे में जीत उसी उम्मीदवार की होगी जो समीकरण को साधने में मुख्य रूप से कामयाब हो जाएगा। भाजपा ने आजमगढ़ से एक बार फिर भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ पर अपना दांव लगाया है। तो वहीं सपा से मैदान में धर्मेंद्र यादव हैं। उधर बसपा पहले ही गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बना चुकी है। आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की बात अगर करें तो बीजेपी ने 2019 में भी आजमगढ़ लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था। उस वक्त निरहुआ ने कहा था, हर यादव अब अखिलेश भक्त नहीं है और अब एक बार फिर उपचुनाव में निरहुआ फिर से प्रत्याशी हैं। इनके सामने सपा के धर्मेंद्र यादव हैं। अब यादव वर्सेस यादव की जंग है। वैसे आजमगढ़ लोकसभा सीट का इतिहास कहता है कि चाहे बोला जाए या नहीं, यहां दबदबा यादवों का ही रहा है। इस लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व दिखता रहा है। किसी भी लहर में यह अधिक अंतर नहीं दिखता। क्षेत्र में जीत का सबसे बड़ा समीकरण यादव मुस्लिम और दलित मुस्लिम रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि जब इस मामले को लेकर हमने जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के नेता, जब उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो क्या कुछ उन्होंने कहा। पहले उनकी प्रतिक्रिया सुनते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। आजमगढ़ की जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा समाजवादी पार्टी को दिया है, चाहे वो माननीय नेताजी हों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों या माननीय पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी हों। इस बार मैदान में पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करेंगे तो यही दिनेश यादव निरहुआ जी चुनाव लड़े थे और 50% के आसपास सीमित हो गए थे। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को मैदान में उतारा है और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। इस बार वो और बुरी तरीके से हारेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो विजय के लिए उतारा और आगे आने वाले आजमगढ़ चुनाव में कमल का फूल खिलने वाला है। देश की जनता, प्रदेश की जनता मोदी योगी जी की विकास यात्रा पर विश्वास रखती है और इस विकास यात्रा को आजमगढ़ में भी हो, इसके लिए पुनः वहां की जनता, मुझे लगता है कि एक बार पहले कमल का फूल खिल चुका और इस बार फिर कमल का फूल खिलने जा रहा है। तो किसका होगा आजमगढ़, इस पर हम आज खास चर्चा करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करा देता हूं आप लोगों से। सर्वेश चौरसिया जी हमारे साथ रहेंगे जो कि बीजेपी नेता हैं और जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि सपा नेता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर्वेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास जाना चाहूंगा। 2019 में आप लोगों ने मेहनत तो खूब की आजमगढ़ को अपने हिस्से में लाने के लिए और आपने वहां के सुपरस्टार निरहुआ को भी उतारा अखिलेश यादव के सामने। लेकिन अगर बात करें, काफी वोटों का फासला रहा है। तकरीबन अगर बात करें 60% के आसपास अखिलेश यादव को वोट परसेंटेज मिले थे और 35% के आसपास निरहुआ को वोट परसेंट मिले थे। बहुत ज्यादा अगर वोट प्रतिशत की बात करें, बहुत लंबा फासला रहा है सपा और बीजेपी में। क्या आपको लगता है इतना लंबा फासला इस बार आप लोग मिटा पाएंगे और जीत दर्ज कर पाएंगे आजमगढ़ में? जी बिल्कुल, धन्यवाद मैं आपको देना चाहूंगा कि आपने इस वक्त डिबेट रखा और मुझे आमंत्रित किया। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि डबल इंजन की सरकार है और जनता के सामने कोई ऑप्शन इस बार नहीं है। हम लोकसभा में पूरे विश्वास के साथ इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव, क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में भी अच्छा काम हो रहा है और देश में मोदी जी के नेतृत्व में भी अच्छा काम हो। तो हम मतदाताओं को इस बार ये विश्वास दिलाएंगे। हमारे कार्यकर्ता अभी से मेहनत करने में लग गए हैं, घर घर जाके लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिए और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि वास्तव में इस बार अगर हम मौका खो देंगे तो आजमगढ़ विकास में काफी कोसों पीछे रह जाएगा। जी, तो पूरी दावेदारी आप लोग कर रहे हैं इस बार जीत की। देखना होगा कि वोटिंग के बाद जब इसमें रिजल्ट आता है तो उस वक्त क्या होता है। ये सीट आपके हिस्से में आती या फिर यहाँ पर सपा फिर से एक बार दबदबा कायम रखती है। जावेद अहमद जी,
जी जब अखिलेश यादव के सामने जब निरुवा खड़े हुए थे, दिनेश लाल यादव जो कि सुपरस्टार हैं भोजपुरी फिल्मों के, उन्होंने कहा था कि हर यादव अब अखिलेश भक्त नहीं है और आप लोग का जो समीकरण होता है वो होता है मुस्लिम यादव समीकरण। तो आप लोग क्या लगता है, पिछले बार तो अखिलेश यादव थे, बड़ी शख्सियत है, तो वोटों का परसेंटेज अच्छा खासा था, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब भी उपचुनाव होते हैं तो जिसकी सरकार रहती है प्रदेश में उसके तरफ एक प्लस पॉइंट रहता है, क्योंकि वहां की जो जनता है उसको पता है कि अगर यहां से कोई भी पार्टी जीते, अगर वो पार्टी जीतती है जो सरकार में है तो ज्यादा बेहतर काम होता है, अगर दूसरी पार्टी जीतती है तो उतनी सुनवाई नहीं हो पाती क्योंकि सरकार का नुमाइंदा वहां पर उस तरह से रहता नहीं है। तो आपको लगता है, क्योंकि अब धर्मेंद्र यादव को आप लोग ने खड़ा किया है, आपको लगता है कि ये सीट फिर से इस बार आप लोग अपने पाले में ला पाएंगे? नहीं, देखिए भागीरथ जी, निश्चित रूप से ये कहना कि सत्ताधारी दल ही जीता है, आजमगढ़ का अपना एक इतिहास है। आजमगढ़ जिस तरीके से समाजवादी आंदोलन का गढ़ रहा है वो सब लोग जानते हैं, उसके इतिहास को जानते हैं। कहने देखिए, अब राजनीति है, लोकतंत्र है, उसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। आजमगढ़ के लिए समाजवादी पार्टी ने जो किया है कोई दूसरा राजनीतिक दल कर ही नहीं सकता है सत्ता में रहकर। और आजमगढ़ का जो पूरा संसदीय सीट है या आजमगढ़ जनपद है वो समाजवादी पार्टी की राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो इसको ये कहना कि वो समीकरण रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ सभी लोगों का समर्थन और सहयोग है, हमें जात विशेष या धर्म विशेष का जो एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जाता है, ये इसको तो मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। हर राजनीतिक दल हर जातियों का अपना समर्थन लेने का प्रयास करता है और वो समाजवादी पार्टी भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी करती है। लेकिन ये चुनाव है, चुनाव में पहले से कोई भविष्यवाणी करना भी उचित नहीं होता है। लेकिन इतना विश्वास है, भरोसा है आजमगढ़ की जनता पर कि वो समाजवादी पार्टी को ही विजय श्री प्रदान करने वाली है। जी, चलिए, तो आप भी दावा कर रहे हैं अपनी जीत का। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। प्रभात त्रिपाठी जी, अभी क्या देख रहे हैं आप, माहौल किस तरह से देख रहे हैं आप आजमगढ़ में, और क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी दूसरी बार जीत कर उसने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है और इस बार तो अखिलेश यादव भी नहीं है आजमगढ़ में। भागीरथ जी, देखिए, जिस तरीके से आजमगढ़ में इस समय उपचुनाव की डुगडुगी बच चुकी है और लगातार ये चर्चा हो रही है कि क्या इस बार आजमगढ़ में समाजवादी परचम लहराएगा। देखिए भागीरथ जी, अब गढ़ की राजनीति खत्म हो गई, चाहे रामपुर गढ़ हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे इटावा गढ़ हो। सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ और अखिलेश यादव ने वहां से भारी मतों से विजय प्राप्त की, और वो भी ऐसी स्थिति में जब सभी दलों ने उनका समर्थन किया था, बसपा भी समर्थन में थी, कांग्रेस भी समर्थन में थी, और ऐसी स्थिति में वोट का विभाजन नहीं हुआ। MY जो फैक्टर है वहां आजमगढ़ का, देखिए अभी हमारे जावेद जी कह रहे थे कि समाजवादी इतिहास है आजमगढ़ का। ठीक है, आपके पास 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक किंग मेकर के रूप में वहां पे है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने सारे विधानसभा सीटों में लगभग 3-3.5 लाख वोट पाया है और बहुजन समाज पार्टी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जिस तरह गुड्डू जमाती को खड़ा किया, देखिए बहुजन समाज पार्टी जब 2019 में सत्ता में सहयोगी दल के साथ समाजवादी पार्टी के साथ गई थी, तो समाजवादी पार्टी का वोट वहां ट्रांसफर हुआ और 10 MP बहुजन समाज पार्टी के जीत के आए और समाजवादी पार्टी से 5 अपने MP जिता पाई। तो ऐसी स्थिति में गुड्डू जमाती का वहां से चुनाव लड़ना आजमगढ़ से, ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुखद पहलू है, क्योंकि दिनेश निरहुआ भी लगातार 2014 से लेके लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार उनको 3.5 लाख वोट मिला, अच्छी उनको वोट परसेंटेज मिला, लेकिन इस बार समीकरण वहां का आजमगढ़ का बदला हुआ है। इस बार जितना भी MY फैक्टर है, मुस्लिम यादव फैक्टर है, वो फैक्टर समाजवादी पार्टी का अगर 50% या 40% कट गया, डिवाइड हो गया और विभाजन हो गया वोट का, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में परचम लहरा सकती है और एक इतिहास भी बना सकती है आजमगढ़ सीट से। और मायावती ने इसीलिए देखिए, भाजपा कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन वो अखिलेश से जो 36 का आंकड़ा है
हाँ। समाजवादी पार्टी से जो 36 का आंकड़ा बना है बाद में, अच्छा, ये उसके 36 बाद का वो आंकड़ा है किसी भी सूरत त्रिपाठी में- जी, 36 का आंकड़ा, या फिर कुछ भाजपा के साथ कुछ खिचड़ी बनाई जा रही है बसपा की तरफ से, मायावती की तरफ से? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए भागीरथ जी, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। देखिए जो भी पॉलिटिशियंस है वो राजनीति करते हैं, उनको लंबी दूर की अपनी चीजें देखनी होती हैं, चाहे वो ईडी का डर हो, चाहे सीबीआई का डर हो, चाहे उपराष्ट्रपति बनने की बात हो, चाहे कोई भी समीकरण जोड़ने की बात हो। राजनीति में कोई भी ना स्थायी दुश्मन है ना कोई स्थायी दोस्त है। मैं ये कहूंगा कि आजमगढ़ के जब विषय में हम बात कर रहे हैं तो वहां का जो वोट का एक जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और धर्मेंद्र यादव को बदायूं से ले जाकर जिस तरह आजमगढ़ ले जाया गया है, देखिए मतदाता में एक बात है वहां पे, वहां ये बात है कि मैंने भारी मैंडेट अखिलेश को दिया और अखिलेश वहां से छोड़ के चले गए, करेल सीट से विधानसभा चुनाव लड़के नेता प्रतिपक्ष बन गए। क्या मतदाता की गलती थी? आखिर आजमगढ़ को मिला क्या? समाजवादी पार्टी एक बार सत्ता में रही, मुलायम सिंह भी सत्ता में रहे, तो आजमगढ़ का विकास क्या हुआ? 2 साल के लिए देखिए, ये कोई प्रधानमंत्री बदलने का चुनाव नहीं है, लेकिन इधर से जो संदेश निकलेगा, आजमगढ़ से जो संदेश निकलेगा, उसमें अगर समाजवादी पार्टी अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं होती है, तो वहां से अगर संदेश निकलेगा तो वो दूर तक जाएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव तक जाएगा। तो ये सारी जो स्थिति है आजमगढ़ की, वो निश्चित तौर पे एक त्रिकोणीय संघर्ष की तरफ इशारा कर रही है। और जब त्रिकोणीय चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे ये देखना होगा कि क्या धर्मेंद्र के पक्ष में वोट गया है, क्या निरहुआ के पक्ष में वोट गया है, या गुड्डू जमाती को लोगों ने पसंद किया है। तो ये गुड्डू जमाती भी एक मजबूत प्रत्याशी है, कमजोर प्रत्याशी नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी एक ये आकलन करे कि धर्मेंद्र यादव उपचुनाव जीत के वहां पहुंच जाएंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, ये गलतफहमी है समाजवादी पार्टी की। ठीक है, सबको अपने जीत का दावा करना है, राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी भी अपना दावा करेगी, बीएसपी भी अपना दावा करेगी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव को उपचुनाव का परिदृश्य पूरी तरीके से बदला हुआ है आजमगढ़ का। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करेगी कि वो रामपुर का चुनाव, बिल्कुल त्रिपाठी जी, और आजमगढ़ का बीजेपी के चुनाव लिए जीतकर खोने के लिए बीजेपी के पास कुछ नहीं है। अगर जीतती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक उत्तर प्रदेश में एक नया समीकरण, एक पार्टी में एक नई ऊर्जा आएगी, क्योंकि आजमगढ़ इतना जिस तरह से सपा का गढ़ माना जाता रहा, अगर वहां से भाजपा जीतती है तो वाकई आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें कुछ एक नई चीज देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हारती है तो फिर कुछ खोने के लिए कुछ खास है नहीं बीजेपी के पास, क्योंकि उसकी ऑलरेडी वहां पर सरकार है। सर्वेश चौरसिया जी, जिस तरह से बीएसपी ने गुड्डू जमाली को वहां से टिकट दिया है, तो उसमें कोई शक नहीं, खुश तो आप हुए होंगे। और अक्सर सपा भी आरोप लगाती रहती कि अंदरूनी कहीं ना कहीं आप लोग की कोई खिचड़ी पक रही है। और एक तो ये हो गया, और दूसरा ये मुझे आप बताइए कि आखिर बीजेपी क्या इस बार जब चुनाव जब शुरू होंगे, फिर आप लोग जब पब्लिक के बीच में जाएंगे, वहां पर जनता से वादे करेंगे, दावे करेंगे, चुनावी आप लोग माहौल में जाएंगे और वहां पर जनसभा करेंगे, तो क्या कुछ आप दावे करेंगे, क्या कुछ आप अलग क्या कुछ कहेंगे जिसकी वजह से वहां की जो जनता है वो बीजेपी को वोट दे? क्योंकि तो ना यार। जी सर्वेश जी, आपको हमारी बात सुनाई दे रही है? जी, तो मैं वही कह रहा हूं, जब आप जनता के बीच में जाएंगे, चुनावी सभा करेंगे, तो क्या आप वहां की जनता को भरोसा दिलाएंगे कि अखिलेश यादव का जो गढ़ रहा है आजमगढ़, क्या वहां की जो जनता जिसने पिछले बार 60% सपा को वोट दिया था, वो इस बार भाजपा को विजय बनाए? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आजमगढ़ से हमने दोबारा निरहुआ जी को टिकट दिया, क्योंकि हमें विश्वास है कि जनता इस बार उनको जरूर पसंद करेगी। वो क्षेत्र में लगातार बने हुए थे। अखिलेश यादव ने क्या किया, स्वयं तो सीट छोड़ के चले गए और धर्मेंद्र यादव जी को उतार दिया। अभी वहां पे पहले कुछ दिन पहले तक चर्चा थी कि कोई और प्रत्याशी उनका आने वाला है। वो बहुत वो की स्थिति में थे कि किसको उस सीट से लड़ाया जाए। तो आप ये समझिए कि भाजपा ने अपने उसी कैंडिडेट के ऊपर विश्वास व्यक्त किया जो सन 2019 में हमारे लिए वहां पर मजबूती के साथ खड़े थे। और समाजवादी पार्टी ने क्या किया, बदायूं से धर्मेंद्र यादव जी को लाया। इनका सबसे बड़ा माइनस फैक्टर, जो इनका मतदाता जो नाराज भी होगा और वो भाजपा को वोट इसीलिए करेगा क्योंकि इनके पास आखिरी समय तक कोई चेहरा ही नहीं था। इन्होंने बहुत सोच समझ के धर्मेंद्र यादव जी को लाया ताकि लोकसभा में अपनी एक सीट बढ़ा सके, लेकिन ये भूल गए कि जनता ने अखिलेश यादव को भारी मैंडेट दिया होगा उस समय। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बहुत साधारण और सरल तरीके से प्रचार कर रहे हैं।
आपको मैं बताऊं, जब वो क्षेत्र नहीं, में मुझे जाते मुझे हैं जनता के बीच में, आप हमारे चैनल के जरिए आप वहां की जनता को भी ये बताएं, अगर भाजपा अगर वहां पर जीतती है लोकसभा में तो क्या कुछ जी, बदलाव जी। देखने को मिलेगा? जी, जब मैं उसी विषय पे आ हाँ, रहा था बताएं। कि राज्य में हमारी सरकार है, जो भी योजनाएं हम बनाएंगे वहां पर हमको लागू कराने में दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि लोकप्रियता ना बढ़ जाए, इस वजह से वहाँ के लोग, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो भी नहीं चाहते। अब जब हमारा एक प्रतिनिधित्व वहां चुना जाएगा तो पूरी तरह से हम आजमगढ़ का विकास करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, क्योंकि हमको कम से कम 2019 का चुनाव के बाद दिनेश लाल यादव जी को जब हमने दोबारा भेजा तो आगे के लोकसभा चुनाव में भी हमको उन्हीं को भेजना। जी। और ये चुनाव मात्र 2 सालों के लिए, 2 साल बाद फिर लोकसभा चुनाव, आप भी जान रहे हैं। अगर ये जीत के आते हैं, हम क्षेत्र की जनता को ये बताएंगे कि अगर ये दोबारा जीत के आते हैं तो आपके लिए विकास का रास्ता खुलेगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं आजमगढ़ में दिलचस्पी लेते हुए वहाँ की सारी योजनाओं को तीव्र गति से पास करेंगे। और आप भी जानते हैं कि पुराना जो समय था जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही तो आजमगढ़ किस क्षेत्र में की कहाँ पे नाम कमा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस जब योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में आई तो कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ। आजमगढ़ में भी हम इस चीज को लागू पूरी तरह से कराने के लिए प्रयासरत हैं। बस सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को मिले, इसलिए दिनेश लाल यादव निरहुआ को जिताने के लिए हम अपील करेंगे। चलिए, हालांकि इस बात से मैं ज्यादा सहमत नहीं हूं, क्योंकि सरकार आपकी है, आपकी कोई योजना अगर हो तो आप उसको लागू करा सकते हैं। कानून व्यवस्था भी आपके हाथ में, पुलिस आपके हाथ में है, तो इससे ज्यादा मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। लेकिन देखना होगा जनता कितना इत्तेफाक रखती है आपके इस दावे से, आपकी इस बात से। जावेद अहमद जी, आजमगढ़ की अगर बात कर रहे हैं तो आजमगढ़ में नाम आता है आजम, तो आजम खान की चर्चा तो जरूर होगी, क्योंकि आपका जो समीकरण है सपा का वो मुस्लिम यादव समीकरण है। और जिस तरह से आजम खान लंबे समय तक जेल में रहे लेकिन अखिलेश यादव उनसे मिलने भी नहीं गए, और उसके बाद से ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में है कि जो मुस्लिम एक पक्ष है वो कहीं ना कहीं सपा से नाराज है, क्योंकि आजम खान का जो एक दबदबा है मुस्लिम समाज में वो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, आप भी जानते हैं। लेकिन लंबे समय तक जेल में रहे, अखिलेश यादव उनसे मिलने भी नहीं गए। और यादव की बात करें, जो आपका समीकरण है मुस्लिम यादव की बात करें तो दिनेश लाल यादव वो भी मैदान में है और अखिलेश यादव छोड़ के चले गए, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार भी जिक्र कर रहे थे, वो विधानसभा चुनाव में चले गए। अब ये जो सारे समीकरण है, अब कैसे जनता को आप कन्विंस करेंगे कि वोट दें और सपा को एक बार फिर से विजय बनाएं? और आजम खान का जरूर जिक्र कीजिएगा जो मैंने आपसे सवाल किया है। नहीं, देखिए भागीरथ जी, आपने सवाल किया है लेकिन उस सवाल का जवाब तो लगातार मिल रहा है, लोगों के सामने आ रहा है, आपके सामने भी आया है कि रामपुर की सीट पर आजम खान साहब ने स्वयं प्रत्याशी की घोषणा की, कार्यालय पहुंचकर। कहाँ 2-2.5 घंटे तक बात हुई, उसके पहले भी फोन पर बातचीत होती रही। ये लगातार एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया और उस भ्रम के जरिए जो राजनीति की जा रही है उसका समय अब बीत चुका है। वो जो फैक्टर की बात है, देखिए, जो भी शोषित पीड़ित वंचित समाज है वो भारतीय जनता पार्टी की उस राजनीति को अच्छी तरीके से समझता है कि शोषित पीड़ित वंचित वर्ग का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या उस दल में उसका कोई आधार नहीं है, ना उसका कोई वहां पर पूछने वाला है। ये लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो योजनाएं लागू होंगी, अरे योजनाएं पढ़ लिख के आना चाहिए, योजनाएं प्रशासन लागू करता है सरकार की, कोई विधायक उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। और इस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्थिति ये है कि सत्ताधारी दल के विधायक नहीं सुनी जाती है, वो बेचारे कहाँ होते हैं। एक समय पिछली बार था कि भाजपा के 250 से ज्यादा विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ सदन के अंदर धरने पर बैठ गए थे। तो ये सब चीजें लोगों को, ये सब अब जनता समझती है, मतदाता खूब समझता है। और ये कोई कुछ भी कहे, आकलन हो सकता है किसी का भी, लेकिन वहां पर निश्चित रूप से विजय समाजवादी पार्टी की होगी। ये कहना अखिलेश जी छोड़कर भाग गए, अरे अखिलेश जी के नेतृत्व में हमने उनको अपना चेहरा बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव लड़ा था और हमको जनादेश नहीं मिला, हमको विपक्ष का धर्म निभाने के लिए जनादेश मिला। तो अखिलेश जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष बने। छोड़कर कोई किसी को नहीं भागा है। ये जो कहना कि छोड़कर भाग गए, अरे छोड़कर हम क्यों भागेंगे?
वो हमारा अपना क्षेत्र है, हमारे अपने चलिए लोग हैं। एक सवाल मैं आपसे और कर लेता हूं, उसका संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा। जिस तरह से बीएसपी ने गुड्डू जमाली को उतारा, आपको नहीं लगता कि वो आप ही के वोट काट रहे हैं बीएसपी? नहीं, देखिए, वोट काटने तो ये अगर कोई वोट काटने आया तो वो वोट कटवा राजनीतिक दल हो गया। देखिए, गुड्डू जमाली वहां पर चुनाव अच्छा लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारा जो समर्थक वर्ग है वो कहीं पर भी इधर से उधर नहीं जा रहा है। ये पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा है। तो आपको क्या लगता है गुड्डू जमाली क्या बीजेपी के वोट काटेंगे क्या वो? देखिए, एक भ्रम लगातार फैलाने का प्रयास किया गया इस 2022 के चुनाव के बाद विधानसभा के, कि ये वर्ग नाराज हो गया, ये वर्ग नाराज हो गया, ये वर्ग नाराज हो गया। अगर कोई वर्ग हमसे नाराज हुआ तो हमारा वोट प्रतिशत कैसे बढ़ा? जब 12 में सरकार बनाई थी तो 29% वोट मिला था और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। अब तो 35% से भी कुछ अधिक वोट मिला और हमको विपक्ष में हम बैठे हुए हैं। तो ये कहना कि ये चला गया, वो चला गया, वो चले गए, तो इस चले गए पर ही अगर किसी की राजनीति टिकी हुई है तो इसका मतलब है कि उसको न मुद्दों की समझ है, ना मतदाताओं की भावनाओं की समझ है, ना उसको राजनीति की समझ है। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है? चलिए, लेकिन जनता को बहुत समझ है, जनता जानती है उनको किनको वोट करना है। त्रिपाठी जी, जिस तरह से बीजेपी की स्ट्रेटेजी देखें, अमेठी में स्मृति ईरानी वहां लड़ी, लेकिन पहली बार वो राहुल गांधी के सामने हार गई थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने फिर से उनको लोकसभा चुनाव में उनके सामने खड़ा कर दिया, राहुल गांधी के सामने। और इस बार 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। अब फिर से अगर देखें वही स्ट्रेटेजी, आजमगढ़ जो सपा का गढ़ माना जाता है, वहां पर अखिलेश यादव के सामने पिछली बार निरहुआ को खड़ा किया था, लेकिन निरहुआ बहुत काफी अंतर से हार गए थे, लेकिन फिर से निरहुआ को फिर से वहां खड़ा किया। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि क्योंकि निरहुआ, इसमें कोई शक नहीं है, सुपरस्टार है भोजपुर के, और आजमगढ़ में पिछले बार अच्छी खासी उन्होंने वोट प्रतिशत भी हासिल किया था, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा था। लेकिन जो स्ट्रेटेजी अमेठी में काम आई थी, आपको लगता है वो स्ट्रेटेजी यहां पर काम आएगी? जी त्रिपाठी जी। हाँ भागीरथ जी, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, ये कोई सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं हो रहा है। ये एक सेमीफाइनल है। इससे एक संदेश ये जाएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार क्या वहां पे इम्पैक्ट डाल पाएगी। देखिए, सब दिनेश निरहुआ ने वहां पे जिस तरह अपना स्थानीय मतदाता होने की बात कही है कि हम स्थानीय हैं और ये बाहर से लाए गए हैं और बदायूं से लाए गए हैं, तो इसका इम्पैक्ट एक जनता में है। और जनता ये देख रही है कि 18 महीने 16 महीने का लोकसभा उपचुनाव है 2024 तक। लेकिन त्रिपाठी जी इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, अगर मैं अमेठी मॉडल बीजेपी के, अगर अमेठी मॉडल को शामिल करूं कि स्मृति ईरानी हारने के बाद भी लगातार लोगों से जनसंपर्क करती रही है, लगातार मीडिया में बनी रही है, लोगों के बीच में जाती रही है, लेकिन अगर यहां देखें तो दिनेश लाल यादव उस तरह से आजमगढ़ में उतने सक्रिय नहीं दिखाई दिए, ना मीडिया में उतनी उनकी खबरें आती रही कि आजमगढ़ में जाकर वो हारने के बाद भी लोगों से मिल रहे हैं और तमाम तरह की जो चीजें वो कर रहे हैं, जिस तरह से स्मृति ईरानी एक्टिव मोड में थी। नहीं भागीरथ जी, आप जो बात कह रहे हैं वो बात लागू होती है मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक। मुलायम सिंह यादव को भारी मतों से आजमगढ़ ने जिताया, कुछ वहां विकास नहीं हुआ। अखिलेश यादव को भारी मतों से जिताया, अखिलेश यादव विधानसभा चले गए। मैं ये कह रहा हूं, डिम्पल यादव हो या परिवार के लोग हो, फिर वही परिवारवाद का एक जो है टैग लग गया है समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन दूसरी बात आप समझिए, इसका दूसरा नेतृत्व जो है, संक्षेप में कीजिएगा, निरहुआ वहां पे 20-30 सेकंड जीतते हैं, तो जिस तरीके से वहां पे एक विकास की बात होगी तो वहां की जनता ये देख भी लेगी कि डबल इंजन की सरकार में निरहुआ को हमने वोट दिया था या गुड्डू जमाली को वोट हमने दिया था। ये वोट एंड वाई फैक्टर वहां बहुत मजबूत है, मुस्लिम और यादव। अगर यादव वोट में सेंध लग जाती है और निरहुआ ने यादव होने का अपना सेंध लगा ली और मुस्लिम मतदाता थोड़ा 3 तलाक को लेके या जो भी, देखिए मुस्लिम इंटैक्ट है, लेकिन मुस्लिम वोट को काटेगा गुड्डू जमाली। जब गुड्डू जमाली मुस्लिम वोट को जो 18% वोट इंटैक्ट, बिल्कुल, तो ये समीकरण जब रिजल्ट आएगा तो उस वक्त देखना होगा कि ये सीट फिर से सपा के हिस्से में जाती है या फिर यहाँ पर बीजेपी अपना एक दबदबा फिर से कायम करती है। और अगर आजमगढ़ बीजेपी के हिस्से में आती है तो वाकई एक ऐतिहासिक जीत होगी और आने वाले चुनाव में इसका असर जरूर दिखाई देगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश चौरसिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद अहमद जी आपका भी शुक्रिया और प्रभात त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो किसका होगा आजमगढ़?
जब चुनाव शुरू होंगे, जब वोटिंग डाली जाएगी और जब रिजल्ट आएगा, तो तब तक के हमेशा ये बात राजनीतिक गलियारों में चलती रहेगी कि आखिर जो सीट सपा के रही है, जो सीट सपा का गढ़ मानी जाती रही है, वहां पर जब दो यादव एक साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ बसपा ने गुड्डू जमाली को खड़ा कर दिया है, जैसा कि अक्सर कहा जा रहा है कि वो सीट जो भी वोट मिलेंगे गुड्डू जमाली को, वो सपा के ही होंगे। तो इन सब समीकरण के बाद, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उपचुनाव में जिनकी सरकार रहती है उसका थोड़ा एक प्लस पॉइंट रहता है, उसको थोड़ा फायदा मिलता है। तो इसलिए देखना होगा कि जब रिजल्ट आएंगे तो किसका होगा आजमगढ़। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।